नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। इस समय चुनाव का मौसम चल रहा है और लोकसभा चुनाव का चौथा चरण पूरा हो चुका है और पांचवें चरण के मतदान की तैयारी है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेके रहेंगे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इस चुनाव में यदि भाजपा को 400 से ज्यादा सीटें मिलती हैं, तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को भारत में मिला लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि यह उनके 53 वर्षों के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई है। यह संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसलिए उनसे न बोलो, लेकिन उससे बड़ा एटम बम हमारे पास है। हमारा एटम बम फ्रिज में रखने के लिए नहीं है। और उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए सबका ध्यान एक बार आकृष्ट किया पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की ओर। तो ये देखा आपने कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बारे में किस तरीके से ये चर्चा इस समय हो रही है एटम बम को लेकर के। दूसरी ओर नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ना के शिकार होकर भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का काम शुरू हो गया है। कल केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय में 14 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का सर्टिफिकेट सौंपकर इसकी शुरुआत की और उन्होंने कहा कि वैसे देश भर में कुल 300 शरणार्थियों को CAA के तहत नागरिकता प्रदान की गई है। अन्य लोगों को ईमेल पर नागरिकता के सर्टिफिकेट भेजे गए हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि आखिर शरणार्थियों को दशकों का इंतजार खत्म हुआ और उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का वादा पूरा होने को बताया। अमित शाह ने बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का वादा आजादी के समय तत्कालीन नेताओं ने किया था, ऐसा कहा है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने उन्होंने कहा कि आज पूरा करके दिखाया है। सभी शरणार्थियों को भरोसा उन्होंने दिया कि मोदी सरकार CAA के हर एक शरणार्थी को भारत की नागरिकता देगी। बात करते हैं हरदोई में, तो इस समय लगातार तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। बढ़ते तापमान के चलते पेट दर्द के मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हो रहा है और मरीजों की इतनी संख्या बढ़ी हुई कि जिला अस्पताल पूरा हो चुका है, वहां पे बेड खाली नहीं है और मरीजों को भर्ती करने से पहले बेड तलाशने पड़ते हैं। जिला अस्पताल की OPD में औसत दर्ज में देखा गया जाए तो रोजाना 2000 से ज्यादा OPD में नए और पुराने मरीज पहुंच रहे हैं। करीब 5 से 10 मरीज लखनऊ के लिए भी रेफर किए जा रहे हैं। इन मरीजों में सबसे अधिक पेट दर्द, डायरिया की बीमारी से ग्रसित मरीज पहुंच रहे हैं। बेड खाली न होने के कारण बहुत ही गंभीर मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। तो हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर शेष सिंह के अनुसार इन दिनों तापमान बढ़ने के चलते पेट दर्द की दिक्कतों से मरीज ज्यादा आ रहे हैं और जिससे मरीजों की संख्या भी बढ़ी हुई है। हरदोई के गोपामऊ नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत अव्यवस्था फैली हुई है और इन दिनों जिम्मेदार उस ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं और इसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गोपामऊ में प्रतिदिन लगभग इस CSC में 60 मरीज आते हैं और इसमें बुखार के अधिक मरीज होते हैं। आकस्मिक दवाओं की कमी है वहां पर, अभी तक इमरजेंसी सेवा ही नहीं शुरू हो चुकी है। इसकी वजह से मरीजों को बाहर रेफर करना होता है। अस्पताल लगभग सभी बल्ब और रॉड खराब पड़े हुए, यानी बिजली ध्वस्त है। इससे रात में पूरे हॉस्पिटल में अंधेरा छाया रहता है, जबकि स्टाफ क्वार्टर भी वहीं बने हुए हैं। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र पर बहुत गंदगी फैली हुई है, इससे मच्छर पनप रहे हैं और बीमारी फैलने का भी खतरा बना रहता है। स्वास्थ्य केंद्र पर पानी की सप्लाई इस समय खराब पड़ी हुई है। मरीजों को शौच आदि जाने पर पानी न मिलने के कारण बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब तक किसी महिला चिकित्सा अधिकारी की भी वहां नियुक्ति नहीं हुई है गोपामऊ में, जिसकी वजह से प्रसव वाली महिलाएं आने पर नर्स ही उनकी देखभाल करती है और चिकित्सा सुविधाएं वही नर्स ही उपलब्ध कराती है। तो हरदोई में इस बार निराश्रित पशुओं के भोजन के इंतजाम करने के लिए अब दान में भूसा मांगा जाएगा और इसके लिए प्रधानों को और जिम्मेदार गांव के लेखपाल कानूनगो को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो निराश्रित पशुओं के भोजन का इंतजाम करने के लिए भूसा बैंक हरदोई में बनाया जाएगा। इसमें दान के माध्यम से भी लगभग 2,76,317 कुंटल भूसा जमा किया जाएगा। तो हरदोई जिले में कुल 9,21,056 कुंटल भूसे की आवश्यकता है।
निराश्रित पशुओं को खिलाने के लिए जो पशु आश्रय स्थल बने हुए हैं उनमें इनको, जिससे कि पशुओं को भोजन दिया जा सके। इसके लिए 6,44,739 कुंटल भूसा खरीदा जाएगा, जबकि 2,76,317 कुंटल दान में लेने का लक्ष्य बनाया गया। वर्तमान में अभी गेहूं की कटाई हो चुकी है, इसलिए भूसा काफी प्रचुर मात्रा में गांव में उपलब्ध भी है लोगों के पास। तो अधिक मात्रा में दान के माध्यम से भूसा प्राप्त कर भंडारण किए जाने की योजना बनाई गई है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान के नेतृत्व में एक समिति बनाने के लिए कहा गया है और भूसा दान समिति में इसको भूसा प्राप्त करके उसको इकट्ठा करना है। आधिकारिक दान देने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया जाएगा। इसके लिए राजस्व निरीक्षक यानी इन कानूनगो और लेखपालों को कहा गया है कि वो इस तरीके से लोगों से दान में भूसा लें। तो हरदोई के शाहाबाद मार्ग पर कल एक ट्रैक्टर ट्राली को बचाने के चक्कर में एक स्लीपर बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई थी और इसमें ये बस नेपाल से मुंबई के लिए जा रही थी। 70 नेपाली इसमें से थे। इसमें से 3 जो हैं वो घायल भी हो गए। घायलों को प्रथम उपचार के बाद उनको रिलीव भी कर दिया गया। तो इसके बाद एक बात ये सामने आई है कि डबल डेकर बसें अनधिकृत तौर पर बिना परमिट के दौड़ रही हैं। इन बसों पर न तो कोई जिम्मेदार न ही प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। हादसे के बाद भी कोई कार्रवाई खाना पूरी की जाती है, कुछ दिनों बाद फिर सब सामान्य हो जाता है। यही कारण है कि इनका संचालन बंद नहीं हो पा रहा है और अधिकतर इस तरीके के दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते ये बगैर परमिट के डबल डेकर बसें ये लोगों की मौत का एक साधन बनती चली जा रही हैं और ये बहुत तेजी से दौड़ती भी हैं। इन पर कोई कार्रवाई नहीं है। पाली से भी करीब 5 बसें दिल्ली, राजस्थान आदि के लिए जाती हैं। इनमें से 2 बस तो पाली से दिल्ली के लिए भी जाती हैं। तो इन पर रोकथाम लगने की आवश्यकता है, जिससे कि लोग इस तरीके की दुर्घटनाओं के जो शिकार हो रहे हैं उनको बचाया जा सके। माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबद्ध विद्यालयों में एक शैक्षिक वर्ष में अब न्यूनतम 1200 घंटे शिक्षण कार्य होना अनिवार्य कर दिया गया है। विद्यालय कम से कम 220 दिन अवश्य खुलेंगे। अभी तक विद्यालयों में 1100 घंटे ही शिक्षण कार्य किया जा रहा था। तो यानी कि अब 1100 की जगह 1200 घंटे शिक्षण कार्य के लिए जो है वो रणनीति अब बनानी पड़ेगी सभी को और इसके लिए कार्य भी करना पड़ेगा। इस समय गर्मी का प्रकोप बहुत हो रहा है और हरदोई के वेधशाला प्रभारी RC वर्मा ने बताया है कि अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री कल रिकॉर्ड किया गया, जो मंगलवार को 1.5 डिग्री से अधिक था। वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। तो रमेश चंद्र वर्मा के अनुसार तापमान में वृद्धि होने की अभी आने वाले 4-5 दिनों में और संभावना है और इससे लिए लोगों को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। तो इस समय ट्रेनें बहुत लेट चल रही हैं और अधिकांश समर ट्रेन स्पेशल का ठहराव हरदोई में न होने की वजह से यात्रियों को यात्रा करने में उनको दिक्कतें आ रही हैं। प्रतिदिन 7 से 8 हजार यात्री हरदोई से आते जाते हैं और इस समय पंजाब में किसान आंदोलन के कारण वो ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं और लेट भी बहुत आ रही हैं। स्थानीय स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों कई घंटे लोगों को बैठना पड़ता है। मुरादाबाद बरेली रेलखंड में आज सुबह 7 बजे से और दोपहर 1 बजे तक एक मेगा ब्लॉक लिया रहेगा, यानी कि वहां पे ट्रेनें उस समय रोक दी जाएंगी और इसकी वजह से आज ट्रेनें इस रूट की देरी से भी चलेंगी। हरदोई में यातायात की व्यवस्था बहुत ध्वस्त चल रही है। शहर के अंदर सीतापुर रोड के ओवरब्रिज होने के कारण ऑटो ई-रिक्शा खड़े रहने से जाम लगता है। ये जिनपी चौराहे के पास में सीतापुर रोड पर चढ़ान की तरफ ये ई-रिक्शा वाहन वालों ने अपना एक फ्लाईओवर के ऊपर ही स्टैंड जैसा अनाधिकृत बना रखा है और इसकी वजह से 5 मिनट का सफर में लोगों को 30-40 मिनट लग जाते हैं जाम में होने की वजह से। रेल लाइन पर ये जो बना हुआ है ओवरब्रिज, लेकिन शहर की ओर ओवरब्रिज के ढलान पर ये ऑटो रिक्शा मनमानी करते हैं, सवारियों को बिठाने के लिए अपने वाहनों को खड़ा रखते हैं और ये एक अनाधिकृत स्टैंड बन गया है। ऑटो ई रिक्शा खड़े होने की वजह ऊपर जो ओवरब्रिज का रास्ता है वो बहुत कम हो जाता है और लोगों को वहां से निकलने में दिक्कत आती है। हरदोई के CO सिटी अंकित मिश्रा का कहना है कि जल्द ही शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाएगा। वहीं दूसरी ओर हरदोई में रेलवेगंज में सेंट्रल बैंक रोड पर दुलीचंद चौराहे से लेकर के मंगली बुरवा चौराहे के बीच में थोक विक्रेता शक्कर के हैं, थोक विक्रेता घी के हैं और थोक विक्रेता मैदा के हैं। इन लोगों ने अनाधिकृत रूप से सड़क के ऊपर अपने वाहनों की लोडिंग अनलोडिंग प्रतिदिन दिन में कराते हैं, जिसकी वजह से लोगों को निकलना मुश्किल होता है और जाम लगा रहता है। कई बार इस बारे में जिम्मेदारों का ध्यान वहां के लोगों ने आकृष्ट किया, लेकिन लगता है कहीं पर कोई खामी है, जिसकी वजह से ये जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश भर के 17 जिलों में अब पानी के मीटर लगाए जाएंगे, क्योंकि जल संचयन और जल संरक्षण के साथ साथ लोगों को पानी की बचत की भी एक जानकारी देनी आवश्यक हो गई है और इसमें हरदोई जिला भी शामिल है।
तो हरदोई के अशराफ टोला में वहां पर ये पानी के मीटर लगाए जाएंगे। प्रदेश के 17 जिलों में ये मीटर लगाए जाने हैं। उन्हीं में प्री बिड मीटिंग, जिनको मीटर लगाना है उन ठेकेदारों की अभी मीटिंग होगी और उनका तब उसके बाद में ये ठेका दिया जाएगा। पिछले माह अप्रैल में जो लू चली है उसका जो अध्ययन किया गया है उससे ये बात सामने आई है कि भारत समेत दक्षिण एशिया के कई देशों में अप्रैल में 45 गुना अधिक लू चली। भारत के कई हिस्सों में अप्रैल में लगातार 17 दिनों तक तापमान 40 डिग्री या इससे अधिक बना रहा, जो 1969 के बाद सबसे अधिक लंबी अवधि का ये तापमान रहा है। लोगों के स्वास्थ्य पे और आजीविका पे इसका काफी असर पड़ा है। वैज्ञानिकों का कहना है ये जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ है। इसी तरह के लू के हालात 30 साल में एक बार बन सकते हैं। तो पिछले 30 वर्षों में लू से होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा 20% मौतें भारत में हुई हैं। तो जलवायु वैज्ञानिकों ने ऐतिहासिक मौसम का डाटा जो इकट्ठा किया है उससे कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण 45 गुना संभावनाएं बढ़ी हैं लू चलने की। तो आइए हम सब मिलकर जलवायु परिवर्तन की उस चुनौती को निपटें और हम सब एक संकल्प लें कि हम अपने आसपास के क्षेत्र को हरा भरा रखेंगे, पौधे लगाते रहेंगे और उनको सींचते रहेंगे, उनकी परवरिश करते रहेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।